आजकल तो गांधी की जयंती हर कोई मना रहे हैं। आजकल तो गांधी जी की जयंती वो भी मनाते हैं जो गोडसे की तस्वीर अपने दफ्तरों में लगाते हैं। मैं समझता हूं कि ये गांधीवाद की जीत है और गोडसेवाद की हार है कि आप अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपनी मीटिंगों में गोडसे की तस्वीर लगाते हैं। आपके दिलों में गोडसे बसते हैं, लेकिन अगर इस देश के सम्मानित पद पर होंगे तो गांधी के सामने शीश झुकाना पड़ेगा। यह गांधीवाद की जीत है। कल बात करते हुए कुछ लोग मुझे कह रहे थे, कुछ पत्रकारों ने यह सवाल बार बार पूछा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है कि कमजोर हुई है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी विचारधारात्मक तौर पर मजबूत हुई है। उसके दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। पहला उदाहरण कि देश के प्रधानमंत्री को राजघाट पर जाकर के गांधी जी के समाधि पर फूल चढ़ाना पड़ रहा है। सबको पता है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री गांधीवादी नहीं है, गोडसेवादी ही है। पूरे देश को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। भारत में गोडसे गोडसे, अब बाइडेन के सामने गांधी गांधी करना पड़ता है। देश के जो नागरिक हैं उनको यह पूछने का अधिकार है कि पीएम अपना थोबड़ा लगा करके चंदा वसूल लिए और कहते हैं कि पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है। तो सरकारी फंड नहीं है तो कौन सा फंड है? मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री सरकारी है कि नहीं है। अगर प्रधानमंत्री सरकारी है तो उसके नाम पे लिया गया चंदा भी सरकारी, और इसका हिसाब आपको देश की जनता को देना पड़ेगा। इसीलिए जब सूचना के अधिकार के कानून को पास किया गया तो जनता को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने अधिकारियों से पूछ सकें कि एडीएम साहब बताइए कुर्सी कितना में खरीद करके लाए हैं? आपके बाबूजी का पैसा नहीं है, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। हमको बताइए कि इस रोड में कितना का फंड आया है और कितना का घोटाला आप किए हैं। यह सूचना का अधिकार है। इस देश को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। कहते हैं ना, थोड़ा सा गिला सिकवा क्या हुआ हमारे घर में कि पड़ोसी ने मुकदमा बिठा दिया है। पड़ोसी ने मुकदमा बिठा दिया है। दिक्कत हो सकती है, गवर्नेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, करप्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देश की जनता से ये याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन आपने बदले में आकर के एक ऐसे आदमी को बिठा दिया है जो बोला कि हम चौकीदार हैं। वो चौकीदार नहीं है, वो चौकीदार नहीं है। इस जो है भ्रम में मत रहिए। और मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर वो कहते हैं कि वो चौकीदार हैं, तो चौकीदार को इस देश की संपत्ति अपने दोस्तों को किराया पर देने का अधिकार है? बोलिए। जब हमने कहा कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति बेच रहे हैं, तो एक प्रधानमंत्री के समर्थक ने कहा कि बेच नहीं रहे हैं, किराया पर लगा रहे हैं। हम बोले लगाने का अधिकार कौन दिया चौकीदार को? बउआ, तुम तो मालिक नहीं हो देश की संपत्ति का। देश की संपत्ति तो देश के लोगों का है। क्या आपने संसद में कोई कानून पास कराया था? क्या आप देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को दे देंगे? देश की सर्वोच्च संस्था में कोई बहस हुई थी और आप किराए पे क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब आप मानते हैं कि आपको पैसे की जरूरत है। और आपको पैसे की जरूरत क्यों है? आपको अगर पैसे की जरूरत है, इसका मतलब आपको आमदनी नहीं आ रही है। और आपको अगर आमदनी नहीं आ रही है तो आप अपने लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला क्यों खरीद करके ला रहे हैं? जरा हमको यह समझा दीजिए। आपको आर्थिक तंगी होगी, आपके पिताजी बीमार होंगे, आप उनको अस्पताल में भर्ती कराएंगे, अस्पताल का फीस देने के लिए आप अपनी जमीन बेचेंगे तो बात समझ में आती है। लेकिन आपके पिताजी बीमार हों, अस्पताल में भर्ती हों और आप जमीन गिरवी रख करके अपने लिए बुलेट खरीद लें, तो इसको तो जो होशियारी नहीं कहते हैं, इसको तो बेईमानी कहते हैं, इसको तो अय्यासी कहते हैं। कोई मुझे बताए, जब देश इस तरह की आर्थिक मंदी से गुजर रहा है तो 20,000 करोड़ का प्रधान सेवक का महल बनाना जरूरी है। वो 20,000 करोड़ अगर न्याय योजना के तहत
कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिएगा। वो 20,000 करोड़ अगर न्याय योजना के तहत इस देश के बेरोजगार नौजवानों को देना पड़ता तो मूर्खता की तरह यह नहीं करना पड़ता, नहीं कहना पड़ता कि पीएचडी करके पकौड़ा तलिए। अगर वो 20,000 करोड़ इस देश के लोगों को मिलेगा तो उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, और जबकि हमारी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो हम बाजार से जूता खरीदने के लिए जाएंगे, और जब हम जूता खरीदने के लिए जाएंगे तो जूता बनाने वाली कंपनी का मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। दोस्त का 20,000 करोड़ माफ करने से देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। दोस्त के खजाने से 20,000 करोड़ लीजिए और देश की आम जनता में उसको न्याय योजना के तहत बांटिए, तब देश की अर्थव्यवस्था बचेगी। यह बात हम लोगों को समझना होगा। बेईमानी गुरु, बेईमानी। देश के मजदूरों का अधिकार छीन लीजिए, देश के किसानों का अधिकार छीन लीजिए। फसल बेचने के नाम पर देश की कृषि आप अपने दोस्तों को हवाले कर देना चाहते हैं। डिस्ट्रेस सेल मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है सरकारी कंपनी, इसलिए सरकारी कंपनी को बेच देना चाहिए। तो सरकारी प्रधानमंत्री भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको भी किराए पे लगा देना चाहिए। बताइए हमको, यह कौन सी बात है कि रेलवे सरकारी नहीं होना चाहिए, एयर इंडिया सरकारी नहीं होना चाहिए, अस्पताल सरकारी नहीं होना चाहिए, एम्स नहीं होना चाहिए, तो सरकारी संसद लेकर के झुनझुना बजाएंगे साहेब। जब सरकारी अस्पताल नहीं होगा, सरकारी स्कूल नहीं होगा, सरकारी रेलवे नहीं होगी, सरकारी एयर इंडिया नहीं होगा, सरकारी बीएसएनएल नहीं होगा, सरकारी एलआईसी नहीं होगी, तो सरकारी गृह मंत्री लेकर के चाटेंगे उसको। क्या करेंगे हमको बता दीजिए जरा। ये कौन सी नीति है? ये देश को बेचने की नीति है। इसीलिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम दो हमारे दो, दो बेच रहा है, दो खरीद रहा है। इस पॉलिसी को समझिए, और इसकी सीधी मार अगर किसी के ऊपर पड़ने वाली है तो इस देश के गरीबों और मजदूरों के ऊपर पड़ने वाली है। और मैं आपको बोला कि आपके बीच में आकर के मुझे यह महसूस होता है कि मैं आपके घर का हूं, आपका बच्चा हूं, आपका नमक खाया हूं। कदम से कदम मिला करके आपके साथ लड़ेंगे और शास्त्री जी और गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।